दोस्तों, SPSSITI यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ITI के एग्ज़ाम अगस्त में होना है और SPSSITI आपके लिए एक सीरीज़ लाया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। दोस्तों, आज है ITI व अन्य टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज़ पार्ट 3। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डीसी जनरेटर में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों, ये आपके सामने एक इमेज है और ये x है, ये यहाँ पे मार्क कर रखा x। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो x है ये क्या है। तो दोस्तों, ये है आपका कम्यूटेटर राइजर्स, यानी कम्यूटेटर राइजर्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनरेटर का नाम क्या है। दोस्तों, आपके सामने एक जनरेटर की इमेज बनी हुई है। सॉरी दोस्तों, आप इसमें देखेंगे दोस्तों, ये शंट फील्ड वाइंडिंग है और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। तो दोस्तों, जब कभी भी आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में यदि शंट फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है तो हम इसको बोलेंगे लॉन्ग शंट। अब ये लॉन्ग शंट में दो तरह के जनरेटर होते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि ये कम्युलेटिव जनरेटर है या डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है। तो दोस्तों, इसमें आप करंट की डायरेक्शन देखिए, इसमें इधर जा रही है और इसमें इधर जा रही है, यानी दोनों जो करंट की डायरेक्शन है अपोजिट है। तो ये कंडीशन होती है आपकी डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो सॉरी दोस्तों, तो उसमें अंगूठा कंडक्टर के घूमने की दिशा बताता है और अंगूठे के बाद वाली उंगली फ्लक्स की दिशा बताती है और तीसरी उंगली इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा बताती है। तो यहां पर होगा इसका सही आंसर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ पैदा होती है उसका जो फॉर्मूला है वो है EMF phi ZN/60 इंटू P/A वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी, जनरेटेड EMF phi ZN/60 इंटू P/A वोल्ट बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, EMF की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में। तो दोस्तों, इसमें जो EMF को गणना करने का जो सूत्र होगा वो होगा आपका EB इक्वल टू V माइनस आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस, वोल्ट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों, ये X है और इसे ये बता रहा है। तो दोस्तों, ये एक पोल है, यहां पर तो हम पोल वाइंडिंग करेंगे और इसके ऊपर ये जो है ये है आपका पोल शू। तो इसका ऑप्शन नंबर डी पोल शू बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये है आपका डीसी सोर्स, ये डीसी सोर्स है, ये एक स्विच लगा हुआ है डबल पोल का और ये फ्यूज है और ये आपका पोटेंशियोमीटर है और इसके द्वारा ये सीधी करंट जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग में जा रही है। ये आर्मेचर है और ये फ्यूज लगे हुए हैं, इधर वोल्टमीटर है और ये लोड लगा हुआ है। तो दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि इस जनरेटर को हम बाहर से, यानी अलग से जो डीसी सोर्स है उसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो जिस भी जनरेटर में हम अलग से डीसी सोर्स का यूज करेंगे
फील्ड वाइंडिंग के लिए, तो वो कहलाएगा हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनरेटर मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा को। सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये आपका पोल शू है और ये आपकी यहाँ पर पोल पर वाइंडिंग हो रही है। तो यहाँ पर दो वाइंडिंग हो रही है, एक तो सीरीज वाइंडिंग है ये और दूसरी है शंट वाइंडिंग। तो ये दोनों वाइंडिंग हमें कंपाउंड जनरेटर में देखने के लिए मिलेंगे, सीरीज और शंट दोनों। अब इसमें करंट की डायरेक्शन और देखनी है। अगर करंट की डायरेक्शन सीरीज और कंपाउंड में अपोजिट है तो आपका डिफरेंशियल कंपाउंड हो गया, और यदि आपका सीरीज में और शंट वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन सेम है तो आपका वो हो जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो दोस्तों इसमें करंट की डायरेक्शन सेम है, इसमें भी इधर जा रही है, इसमें भी और इस शंट वाइंडिंग में जा रही है। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। दोस्तों डीसी जनरेटर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, इस सिद्धांत पर वो कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। दोस्तों उसके लिए सूत्र होता है BLV sin थीटा वोल्ट्स। तो यानी ऑप्शन नंबर सी BLV sin थीटा वोल्ट्स बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तीन चीजों को बताता है, एक कंडक्टर के घूमने की डायरेक्शन, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बिल्कुल सही है। सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। दोस्तों आप देख रहे होंगे इस इमेज को, ये एक जनरेटर की बॉडी है, तो हम इसको बोलेंगे फ्रेम या योक, यानी ऑप्शन नंबर डी योक और फ्रेम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 पोल डीसी जनरेटर के ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं। दोस्तों इसमें रास्ते होंगे 8 यानी 8, ऑप्शन नंबर सी 8 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है या बताइए। तो दोस्तों ये आपके सामने है। दोस्तों ये जो है आपके सामने एक आर्मेचर है। अगर आप आर्मेचर को सामने से यानी फ्रंट से देखेंगे तो वो ऐसा दिखाई देगा, और ये जो है ये कोर है, लैमिनेटेड कोर है, ये कोर बनी हुई है दोस्तों। तो ये हमारी जो इमेज है ये है आर्मेचर कोर लैमिनेशंस, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। दोस्तों इंटरपोल्स जो होते हैं वो आर्मेचर के सीरीज में जुड़े होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर के साथ श्रृंखला में बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। तो दोस्तों अगर किसी डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा तो उसमें वोल्टेज कैसे पैदा होंगे। उसके लिए सबसे पहले उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होना जरूरी है। तो
तो इसका ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज का निर्माण करें, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। दोस्तों इसमें जो ड्रॉप दिखाया गया है वो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप दिखाया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। दोस्तों यदि शंट फील्ड मात्र केवल आर्मेचर के पैरेलल में है तो वो आपका कहलाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित हैं। दोस्तों यदि हम आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड नहीं करेंगे तो उसमें जो है आपका एडी करंट लॉस बढ़ जाएगा, तो हमें एडी करंट लॉस उसमें कम करना है जनरेटर में, तो हमें उसकी जो कोर हैं उनको पटलित यानी लैमिनेट करना जरूर पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस द एडी करंट लॉस, यानी भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम उसमें जो कोर है उसको लैमिनेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। दोस्तों यदि डीसी जनरेटर के आर्मेचर का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस हम कम नहीं रखेंगे तो उसमें भी ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी आर्मेचर के अंदर, तो बाहर क्या मिलेगा हमें, इसलिए हम उसके अंदर जो उसका रेजिस्टेंस है आर्मेचर का वो कम रखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। दोस्तों यदि हम डीसी जनरेटर को क्लॉकवाइज में चलाकर एंटी क्लॉकवाइज चला देंगे तो उसके अंदर जो रेजिडुअल मैग्नेट है वो नष्ट हो जाएगी, तो वह रेजिडुअल मैग्नेट नष्ट ना हो इसलिए हम उसको क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। दोस्तों यदि हम फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा कर देंगे तो उसमें करंट बहेगा ही नहीं, और करंट बहेगा नहीं तो उसमें फ्लक्स नहीं पैदा होगा, और फ्लक्स पैदा नहीं होगा तो हमारा जनरेटर वोल्टेज पैदा नहीं कर पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसमें मात्र ये कह रहा है कि एक ही उसमें फील्ड वाइंडिंग है जो कि शंट फील्ड वाइंडिंग है और वो आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन होती है आपके शंट जनरेटर में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। दोस्तों डीसी जनरेटर में पोल शू क्या काम करता है, जो हमारे एयर गैप होते हैं उसमें बराबर मैग्नेट को फ्लो करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। दोस्तों जो स्प्लिट रिंग होती है उसे ही हम कम्यूटेटर बोलते हैं, यानी स्प्लिट रिंग यानी रिंग के अगर हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे तो वो स्प्लिट रिंग हो जाएगी।
तो वही काम कम्यूटेटर में भी होता है। तो इसका यानी स्प्लिट रिंग का या कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें कार्बन और ग्रेफाइट के ब्रश हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन एंड ग्रेफाइट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। दोस्तों अगर हम डीसी जनरेटर को उसकी दिशा में न चलाकर उल्टी दिशा में यदि हम चला देते हैं तो उसके अंदर जो रेजिडुअल मैग्नेट होती है यानी अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। दोस्तों अब ये योक यानी बॉडी हो गई, ये ध्रुव यानी पोल्स हो गए, तो उसके अंदर आर्मेचर भी होना चाहिए जब भी तो जनरेटर बनेगा पूरा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर कोर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा, जब कभी भी हम शंट जनरेटर पे लोड बढ़ाएंगे तो उसमें आर्मेचर रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए हमेशा हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी संचयी यौगिक जनरेटर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें जो हम यूज करेंगे जब उसका मेंटेनेंस करेंगे उस दौरान उसमें हम उस जो वाइंडिंग है उसको इंसुलेट करके वार्निश के द्वारा सुखाएंगे। तो उसमें गर्म हवा से सुखाएंगे उसको, या तो आप उसे धूप में रखिए या फिर गर्म हवा से मारिए तो वो सूख जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। यदि दोस्तों जनरेटर की रेजिडुअल मैग्नेट यानी अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो गया है तो उसे हमें बाहरी डीसी सोर्स के द्वारा कनेक्ट करना पड़ेगा, तब उसके अंदर मैग्नेट बनेगी और उसके बाद में वोल्टेज पैदा होंगे। तो हम उस जनरेटर को जब हम बाहर से सप्लाई देंगे डीसी सोर्स से तो उसके हम कहेंगे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर यानी अलग से उत्तेजित जनरेटर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमेशा हम आर्क वेल्डिंग के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी विभेदक यौगिक जनरेटर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। दोस्तों डीसी जनरेटर में आप जानते हैं दो प्रकार की वाइंडिंग करते हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यदि हम डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग कर देते हैं तो उसकी विशेषता क्या होगी। तो दोस्तों वेव वाइंडिंग जब हम डीसी जनरेटर के अंदर करते हैं तो उससे जो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे और करंट कम मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी
लो करंट हाई वोल्टेज, यानी कम धारा उच्च वोल्टेज हमें उस डीसी जनरेटर से प्राप्त होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो है कि जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में इजीली जाए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, धारा दिशा का आसानी से पलटना, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों इसमें जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, क्योंकि चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए हमें जो यूज करने हैं पोल शू वो ठोस होने चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, यदि छोटी क्षमता का हमारा डीसी जनरेटर है तो उसकी जो बॉडी बनेगी वो बनेगी कास्ट आयरन की, लेकिन यदि बड़ी क्षमता का हमारा डीसी जनरेटर है तो उसकी बॉडी बनेगी हमारी कास्ट स्टील की, यानी ऑप्शन नंबर डी रोल्ड स्टील ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप में प्रेरित होता है? दोस्तों जब हमारा डीसी जनरेटर होगा तो उसके आर्मेचर में जो वोल्टेज पैदा होंगी वो आपकी एसी पैदा होंगी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज पैदा होंगी, फिर हमें कम्यूटेटर के द्वारा बाहर डीसी वोल्टेज मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी अल्टरनेटिंग वोल्टेज बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? दोस्तों ये स्लॉट बनी हुई है और ये एक्स है, ये मालूम पूछ रहा है कि ये क्या है। तो दोस्तों इसमें हम जो है अपनी की फिक्स करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कुंजी तरीका ठीक करने के लिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? दोस्तों जब हमारा डीसी जनरेटर है उसमें फील्ड कॉइल्स है, तो फील्ड कॉइल्स के द्वारा चुंबक बनेगी उसके अंदर, और चुंबक बनेगी तभी वोल्टेज पैदा होंगे। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकत्व करना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसके लिए बड़ी मशीन है तो हम यूज करेंगे कास्ट स्टील यानी ढलवा इस्पात, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्यों पोल कोर स्टंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, क्यों हम लेमिनेट क्यों करते हैं उसी कोर को? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी भंवर धारा हानि को कम करने के लिए जो उसकी कोर है उनको लेमिनेट करते हैं या पटलित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमेशा शंट जनरेटर का यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए शंट जनरेटर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी वी चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। दोस्तों यदि डीसी जनरेटर के अंदर आर्मेचर रिएक्शन होता है तो वो आपके वोल्टेज को भी कम करता है, एफिशिएंसी को भी कम करता है, स्पार्क को बढ़ाता है, तो ये सभी काम करता है आर्मेचर रिएक्शन में हमारा डीसी जनरेटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। यदि आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। दोस्तों जो इसमें ईएमएफ पैदा होगी उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ईएमएफ इक्वल टू 5Z N/60 इंटू P/A। इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यू रख लीजिए। फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है ये हमने पुट कर ली। Z कंडक्टर्स दे रखे हैं हमको 1020, ये हमने पुट कर लिए। N यानी स्पीड कितनी है 1500 आरपीएम, ये पुट कर ली। और इसमें आप देख रहे होंगे इस पोल दे रखे हैं 4, किधर गया, ये 4 पोल दे रखे हैं और वाइंडिंग कौन सी है, वेव। तो वेव वाइंडिंग में जो ए यानी पथ हैं वो हमेशा 2 रहेंगे, तो हमने 2 पुट कर लिए। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 357 वोल्ट, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी 357 वोल्ट बिल्कुल सही है। दोस्तों आप इस फॉर्मूले को याद भी कर लें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, पीछे क्वेश्चन आया भी है कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इसे जरूर याद कर लें। और इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसकी वैल्यू पुट करके सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं। सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है। दोस्तों पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो हम आर्मेचर रिएक्शन को यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया को कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा कम कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। दोस्तों अगर हम किसी डीसी जनरेटर को लंबे समय तक बंद रखेंगे तो उसके अंदर जो रेजिडुअल मैग्नेट होती है वो नष्ट हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देगा अगर हम लंबे समय तक उस जनरेटर को यूज नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 पोल डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम और वाइंडिंग है लैप वाउंड और कंडक्टर की कुल संख्या है 600 और फ्लक्स पर पोल है आपका 0.064 वेबर। दोस्तों पीछे जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें जो वाइंडिंग हो रही थी वो वेव वाइंडिंग हो रही थी, इसमें जो हो रही है वो हो रही है आपकी लैप वाइंडिंग। तो दोनों के लिए फॉर्मूला तो एक ही लगेगा 5Z N/60 इंटू P/A, लेकिन हमने जो A लिया था पीछे वो 2 लिया था। तो क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन था वो वेव वाइंडिंग था, उसमें आपके जो रास्ते हैं वो 2 ही होंगे, पोल चाहे आपके 4 हों 6 हों कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी जो लैप वाइंडिंग हो या आपकी जो लैप वाइंडिंग होगी इसमें A जो होगा वो P के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने जो रखा है 4 पोल दे रखे हैं और 4 ही पाथ होंगे इसमें। तो जब आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 639.974 वोल्ट, यानी आपका हो गया ये ऑप्शन नंबर डी 640 वोल्ट बिल्कुल सही है। बस दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपकी वेव वाइंडिंग होगी
उसमें जो पाथ होंगे, रास्ते होंगे, वो मात्र 2 ही होंगे, चाहे पोल कितने भी हों। और जो आपकी लैप वाइंडिंग होगी उसमें जो पाथ होंगे वो पोल के बराबर होंगे। यदि पोल 4 हैं तो पाथ भी 4 ही होंगे, और पोल 6 हैं तो पाथ भी 6 ही होंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यदि डीसी जनरेटर का मुख्य क्षेत्र प्रभावित हो जाता है तो उसमें जो प्रेरित ईएमएफ है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो घट जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी प्रेरित ईएमएफ घट जाता है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर के ब्रुश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। तो दोस्तों, जब कभी भी डीसी जनरेटर के ब्रुश पर स्पार्किंग होगी तो उसका कारण होगा एमएनए और जीएनए का ऊपर नीचे हो जाना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, एमएनए और जीएनए की स्थिति बदल गई है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मशीन लैमिनेशंस की मोटाई है। दोस्तों, इसमें जो लैमिनेशंस की मोटाई होती है वो होती है 0.25 mm से लेकर 0.5 mm। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 0.5 mm बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो कंडक्टर की लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्योंकि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। कंडक्टर का क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र पर भी करता है, क्योंकि अगर हम कंडक्टर की मोटाई बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और उसको पतला कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और कंडक्टर की संख्या पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर के फील्ड क्वाइल्स आमतौर पर बनाए जाते हैं। दोस्तों, इसके जो फील्ड क्वाइल्स हैं वो हमेशा कॉपर के यानी तांबे के बनते हैं। तो ये तांबा जो हम यूज करते हैं, ये करते हैं हम एनेमल्ड वायर के रूप में। जब हम तांबे के ऊपर वार्निश की पॉलिश चढ़ा देते हैं तो उसे बोलते हैं कॉपर एनेमल्ड वायर। तो आप आगे ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन में लिखा हो कॉपर यानी तांबा एनेमल्ड वायर, वहां पर वह भी सही होगा। और यहाँ पे मात्र केवल तांबा लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एक 4 पोल डीसी मशीन में, ये पूछा दोस्तों, एक 4 पोल डीसी मशीन में जो पोल बनेंगे वो कैसे बनेंगे। ठीक है, क्या साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ बनेंगे या नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ बनेंगे। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर बी अल्टरनेट ध्रुव उत्तर और दक्षिण बनेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहले आपका उत्तर बनता है तो उसके बाद फिर दक्षिण बनेगा, फिर उत्तर बनेगा, फिर दक्षिण बनेगा। और मान लीजिए पहले आपका दक्षिण बनता है तो उसके बाद उत्तर बनेगा, फिर दक्षिण बनेगा, उसके बाद फिर उत्तर बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्व उत्तेजित जनरेटर की तुलना में एक अलग रूप से उत्तेजित जनरेटर। दोस्तों, इसमें विशेषताएं पूछी है कि एक सेल्फ स्टार्ट जो हमारा जनरेटर है उसकी तुलना में यदि हम अलग से डीसी सोर्स के द्वारा उसको एक्साइट करें तो उन दोनों की विशेषता के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों, ये पूछ रहा है आपके कि स्व उत्तेजित जनरेटर की तुलना में एक अलग रूप से उत्तेजित जनरेटर की विशेषता क्या होगी। दोस्तों, तो ये सारी होंगी। बेहतर वोल्टेज नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा। दोस्तों, अगर हम बाहर से डीसी सोर्स देते हैं जनरेटर के अंदर तो उसकी अगर हम करंट कम कर देते हैं तो अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कम बनेगा तो वोल्टेज कम हो जाएंगे। और अगर वोल्टेज कम बनने हैं तो उसकी जो करंट बढ़ा देंगे हम तो उसमें फ्लक्स ज़्यादा बनेगा तो उसकी वोल्टेज बढ़ जाएगी।
और अधिक स्थिर होगा, लोड करंट का स्वतंत्र प्रवाह होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी विशेषताएं बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी घूमने वाली मशीन में जो भाग कंडक्टरों को रखता है और जिसमें ईएमएफ प्रेरित करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है। दोस्तों, जो जनरेटर के अंदर जो भाग कंडक्टर्स को रखता है और उन्हीं कंडक्टर्स में ईएमएफ पैदा होती है तो उसे हम बोलते हैं आर्मेचर। तो ऑप्शन नंबर डी यानी आर्मेचर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शंट वाउंड डीसी जनरेटर द्वारा ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है जबकि पोल फ्लक्स स्थिर रहता है। यदि जनरेटर की गति दुगनी हो जाती है तो कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा। दोस्तों, अगर जनरेटर की स्पीड को हम दुगनी कर देते हैं तो और उसका फील्ड फ्लक्स यानी पोल फ्लक्स स्थिर है तो हमारे उसमें जो पैदा होने वाली ईएमएफ है वो भी दुगनी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी 2E बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कम्यूटेटर खंडों के बीच उपयोग की जाने वाली इंसुलेट सामग्री सामान्य रूप से होती है। दोस्तों, कम्यूटेटर के अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं, खंड होते हैं, उन दोनों को आपस में इंसुलेट करने के लिए हम माइका यानी अभ्रक का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी अभ्रक बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मशीन का इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके समानुपाती है। दोस्तों, वो फील्ड फ्लक्स के भी समानुपाती होता है, आर्मेचर की गति के भी समानुपाती होता है और कंडक्टर के भी समानुपाती होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ इनमें से सभी यानी बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अलग से उद्दीपित डीसी जनरेटर का फील्ड किससे जुड़ा होता है। दोस्तों, उद्दीपित यानी हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है और सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को हम बाहरी सोर्स से डीसी सप्लाई देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बाहरी सप्लाई सोर्स से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी सप्लाई जनरेटर से लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, डीसी जनरेटर से हम जब डीसी सप्लाई लेते हैं तो हमें मिलती है वो कम्यूटेटर के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी कम्यूटेटर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी सीरीज जनरेटर की वोल्टेज बढ़ेगी। दोस्तों, यदि हम डीसी सीरीज जनरेटर का लोड बढ़ा देते हैं तो उसकी वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी लोड करंट बढ़ने पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राइट हैंड रूल के अनुसार अंगूठा, बीच की उंगली और फोर फिंगर में के बीच में डिग्री क्या होती है। दोस्तों, राइट हैंड रूल में जो तीनों उंगली होती हैं वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपस में 90 डिग्री बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कम्यूटेटर के किस भाग पर आर्मेचर वाइंडिंग की तारों को सोल्डर किया जाता है। दोस्तों, कम्यूटेटर में पीछे भी हमने देखा था राइजर, कम्यूटेटर राइजर। तो जो हमारे कम्यूटेटर राइजर्स होते हैं उनके ऊपर हम तारों को सोल्डर करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइजर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनरेटर में रेजिडुअल मैग्नेट का क्या कार्य होता है। दोस्तों, अगर किसी जनरेटर में रेजिडुअल मैग्नेट नहीं है तो वो वोल्टेज पैदा नहीं करेगा, और यदि उसमें रेजिडुअल मैग्नेट है तो वो वोल्टेज पैदा करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज उत्पन्न बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेव बाउंड आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या क्या होती है। दोस्तों, मैंने पीछे ही बताया था, यदि वेव बाउंड है कोई भी आर्मेचर तो उसमें पथों की संख्या 2 ही होगी, पोल कितने भी हो सकते हैं। और अगर वेव आपकी नहीं सॉरी दोस्तों,
यदि हम यूज कर रहे हैं वेव बाइंडिंग, तो वेव बाइंडिंग में जो हमारे पथ होंगे वो मात्र 2 ही होंगे और पोलों की संख्या कितनी भी हो सकती है। और यदि हम यूज कर रहे हैं लैप बाइंडिंग, तो उसमें पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या है, वेव बाउंड आर्मेचर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 2 के बराबर ध्रुवों की गिनती पर निर्भर नहीं करता, यह बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फील्ड कॉइल किस वायर से बनाए जाते हैं। दोस्तों हमने पहले पीछे भी डिस्कस करा था, फील्ड कॉइल जो बनेंगे कॉपर एनेमल्ड वायर के बनेंगे, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी एनेमल्ड वायर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्प्लिट रिंग की संख्या जनरेटर में निर्भर करती है। दोस्तों स्प्लिट रिंग की संख्या हमेशा कॉइल की संख्या पर निर्भर करेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए कॉइलों की संख्या बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर की वोल्टेज किस पर निर्भर करती है। दोस्तों इसकी जो स्पीड है उस पर डीसी जनरेटर की वोल्टेज हमें बिल्कुल डिपेंड करेगी। अगर स्पीड हम कम कर देते हैं डीसी जनरेटर की तो वोल्टेज कम हो जाएगी, और बढ़ा देंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए स्पीड बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। दोस्तों जब हम डीसी जनरेटर में पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, मान लीजिए कि हमने पैरेलल ऑपरेशन कर रखा है 3 डीसी जनरेटरों का या 2 का, तो अगर उसकी क्षमता बढ़ती है, मान लीजिए लोड बढ़ जाता है और एक जनरेटर नहीं संभाल पा रहा है, तो हम दूसरा स्टार्ट कर देंगे उसके साथ ही। और इसी तरह से अगर 2 जनरेटर पैरेलल में चल रहे हैं और लोड कम हो गया है, तो हम एक बंद कर देंगे एक चालू रखेंगे। तो हम जो पैरेलल ऑपरेशन होगा वो जनरेटर की क्षमता बढ़ाने या घटाने के लिए होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में किस विधि द्वारा ईएमएफ उत्पन्न होता है। दोस्तों इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो होगा डायनेमिकली, यानी ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के अक्रॉस घूमता है तब आर्मेचर में पीडी उत्पन्न होता है, तो किसके कारण। दोस्तों इंडक्टेंस के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉपर हानियां कौन सी होती हैं। दोस्तों कॉपर हानि हमारी अस्थिर हानि होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य है। दोस्तों डीसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर का कार्य है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में बदलना बिल्कुल सही है। बस दोस्तों आज की सीरीज में इतना ही। अगली सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और जितने भी नए हैं वो सभी हमारे SPSS ITI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जो सीरीज ला रहे हैं वो ITI व अन्य टेक्निकल एग्जाम्स के लिए मोस्ट क्वेश्चंस की सीरीज है। थैंक यू।